नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में आप लोगों का एक चैप्टर का माइंड मैप और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक माइंड मैप का सीरीज बना रहे हैं जो रिवीजन पर्पज से बनाया जा रहा है। इफ़ यू गाइज हैव already completed your all chapters in physics, so this is the perfect video you are in। तो इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो से आपको बोर्ड से पहले रिवाइज करने का एक बेस्ट मौका मिलेगा कि रिवीजन करते टाइम कौन कौन सा टॉपिक दिमाग में सेट होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स का ये सेट होता है दिमाग में कि एग्जाम से पहले ये टॉपिक टीचर्स ने बताया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब हम रिवाइज करके चले जाते हैं, आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सभी टॉपिक पढ़ना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का हर टॉपिक क्लियर हो। तो मैं हूं आपका विवेक सर और आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक नया चैप्टर का माइंड मैप। और वो चैप्टर कुछ और नहीं, अल्टरनेटिंग करंट है। क्लास 12 फिजिक्स का ये आपका 7th नंबर चैप्टर है, 7th चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। बहुत डिमांडिंग वीडियो है, बहुत डिमांडिंग लेक्चर होने वाला है ये। और ये लेक्चर जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है ये चीज़ कि कोई स्टूडेंट को इससे हेल्प हो सकता है, आप इसको लाइक करके शेयर कर दें। क्लियर है? तो मैं एक एक करके सब टॉपिक को समझाना स्टार्ट करूंगा। इससे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट। सवाल है सर बस इतना ही? ऐसा नहीं है, इसके बाद एक और स्लाइड आएगा जहां पे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का बचा हुआ पार्ट एसी सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो मेन टॉपिक है उसका शुरुआत आपका कहां से होता है? उसका शुरुआत होता है अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखा अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस अल्टरनेटली। मतलब ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होता है। अल्टरनेटली का मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में थोड़ा सा ऊपर गया, 2 सेकंड में फिर थोड़ा सा और ऊपर चला गया, ऐसा नहीं। ऐसा बोलने का मतलब एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, एक फिक्स टाइम इंटरवल। कि एक फिक्स टाइम इंटरवल तो 1 सेकंड में जितना ऊपर गया, दूसरा सेकंड में उतना नीचे गया, तीसरा सेकंड में उतना ऊपर गया, फिर नीचे गया। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए अल्टरनेटली। तो वैसा करंट को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेटिंग करंट। आप डायरेक्टली ऐसे जानते हो, आप लोग ऑलरेडी चैप्टर को कवर करके इस वीडियो में आए हो रिवाइज करने के लिए। और अगर कोई बंदा डायरेक्ट देख रहा है तो अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। पहले चैप्टर को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसको रिवीजन पर्पज से देखिए। बार बार मैं रेकमेंड कर रहा हूं, दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर रिवीजन पर्पज, दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू देम, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट आप लोग याद किए हैं किस तरह से? जिसका पोलरिटी सर चेंज हो, एक बार प्लस में जाए, एक बार माइनस में जाए, एक बार प्लस में जाए, एक बार माइनस में जाए, जो डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। तो रिवीजन है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है समझ में आ गया है? जिसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो। सर किस तरह से चेंज हो? ना साइनसोइडल चेंज होता है, अल्टरनेटली इस तरह से चेंज होता है। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, ठीक है। बोले सर ऐसा ही होगा, जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका जो सिलेबस में 99% साइनसोइडल ही है। आपका ये भी अल्टरनेटिंग करंट ही है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट ही है। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस। तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, बट इन योर सिलेबस साइनसोइडल जो कर्व है उस हिसाब से अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ाने के लिए बोला गया है। और आप लोग वही चीज पढ़े होंगे। क्या बोल रहा है ना? I = I0 sin ओमेगा टी। ये जो करंट गया, ये जो करंट जा रहा है इस तरह से, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम ना? I = क्या हो जाएगा? I0 sin ओमेगा टी। I0 क्या है? पिक वैल्यू है। क्या है? पिक वैल्यू। पिक वैल्यू बोले तो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बोले तो ये जो ग्राफ कितना ऊपर गया मैक्सिमम या कितना नीचे गया मैक्सिमम, इसी को क्या बोल रहे हैं? पिक वैल्यू। इसी को क्या बोल रहे हैं? पिक वैल्यू। एक तरह से आप बोल सकते हो, वेव्स पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो ये एम्पलीट्यूड है वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। कितना मैक्सिमम ऊपर गया या कितना नीचे गया। तो साइन ओमेगा टी क्या है? फिर बोल रहे हैं ओमेगा टी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इंटू टी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही चीज आपको पोटेंशियल के हिसाब से बोले तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सर अल्टरनेटिंग करंट बोले, अल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं बोले क्या? चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन यहाँ जो वोल्टेज पढ़ेंगे वो भी अल्टरनेटिंग ही है। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तभी आएगा जब आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। क्लियर है? मान लीजिए कोई सर्किट में आपने बैटरी जोड़ दिया, कोई सर्किट में आपने बैटरी जोड़ दिया और यहां बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहां बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब जलेगा, ठीक है, लेकिन यहां से जो सप्लाई है ये भी है, सप्लाई मान लेते हैं 10 वोल्ट का सप्लाई आपने लगाया, लेकिन ये जो बैटरी होता है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। घर में जो बैटरी है या जो मोबाइल में बैटरी मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है, उसके बाद आपका जो क्या बोल रहे हैं, आपका घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ है, सब क्या है? बैटरी मतलब क्या है? बैटरी मतलब एक तरह से क्या है कि आपका डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स से जो निकलता है करंट, वो भी क्या होता है? डीसी करंट होता है। एंड नाउ वी आर इन द चैप्टर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज हो, पोलैरिटी चेंज हो, एक बार प्लस एक बार माइनस। बोले तो अगर ये बैटरी है, एक बार इधर से करंट लेके जाए, एक बार इधर से करंट लेके जाए, और ये इतना जल्दी हो कि आप डिटेक्ट भी ना कर पाए। इसका फ्रीक्वेंसी इंडिया के हिसाब से अगर बोला जाए तो इंडिया के हिसाब से आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर बोल रहा है, अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है ना? 1 सेकंड में ये 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। कौन सा? बल्ब। अगर 50 हर्ट्ज करंट आपके पास आ रहा, फ्रीक्वेंसी का करंट आ रहा है, इट मीन्स दैट बल्ब विल ग्लो 50 टाइम्स एंड ऑफ 50 टाइम्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्लियर हो गया ये फॉर्मूला ना, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टू, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टू। इसके बारे में और आगे बात करते हैं। ये जो करंट है आपका अल्टरनेटिंग करंट, इसका RMS वैल्यू निकाला जाता है, इसका मीन वैल्यू निकाला जाता है। भाई कैसे निकालते हैं ना? RMS वैल्यू निकालने का तरीका, RMS का मतलब हो रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लिख दिए यहाँ पे, क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू। मीन वैल्यू जो बोल रहे हैं, मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू बोला जाता है, एवरेज वैल्यू बोला जाता है। और I नोट और V नोट कहीं भी लिखा रहे तो आप समझिए वो कौन सा वैल्यू है? पीक वैल्यू। अभी डिस्कस किए, पीक वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, करंट का हो चाहे पोटेंशियल का हो। क्लियर है? तो यहाँ IRMS कैसे निकाला जाता है? सिंपल याद रखिएगा, I नोट बाई रूट 2। देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं, I नोट बाई रूट 2 ऐसा ही होगा, फिक्स जरूरी नहीं है, लेकिन आपका सिलेबस का 99.9% का जो क्वेश्चन है इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसलिए आपको रिवीजन पर्पस से बताया जा रहा है। बार बार कह रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 99.9% आपका सिलेबस का जो सवाल है इसी से बन जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ इसी को लिखा हूं, IRMS इक्वल टू I नोट बाई रूट 2। उसी तरह से VRMS क्या हो जाएगा? V नोट बाई रूट 2। I नोट और V नोट क्या है ना? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होता है। अब मीन का बात करते हैं ना, मीन बोले तो एवरेज वैल्यू। तो एवरेज करंट बराबर क्या होता है? 2 इंटू I नोट बाई पाई, 2 इंटू I नोट बाई पाई। उसी तरह से एवरेज पोटेंशियल क्या होता है ना? एवरेज पोटेंशियल इक्वल टू होता है 2 इंटू V नोट बाई पाई। जैसे I चलेगा वैसे भी चलेगा। क्लियर है? तो ये तो रहा बात आपका छोटा छोटा क्वेश्चन बनने का, जैसे MCQ निकालने का तरीका है। लेकिन बड़े सवाल में भी ये सब बहुत यूजफुल हो जाता है कि कहीं पे मान लीजिए आपको दिया हुआ I मीन और आपको चाहिए I नोट का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? जैसे आपका दिया हुआ, मान लीजिए आपका IRMS दिया हुआ है, आपका IRMS दिया हुआ सवाल में, लेकिन I नोट का आपका इस्तेमाल है, तो क्या कीजिएगा? I नोट इक्वल टू IRMS इंटू रूट 2। अच्छा, ये जरूरत क्या है सर? जब भी सवाल में करंट दिया रहे या पोटेंशियल दिया रहे, AC का बात कर रहे हैं, और ये नहीं बताया हुआ है कि वो करंट RMS वैल्यू है ना, पीक वैल्यू है ना, एवरेज वैल्यू है, तो आप समझ के चलिए जो दिया हुआ वो RMS वैल्यू है, उसको I नोट नहीं मान सकते हैं और उसको I एवरेज भी नहीं मान सकते। उसको कौन सा करंट मानेंगे? IRMS। उसी तरह से पोटेंशियल का भी बात है, अगर RMS करंट दिया हुआ है तो पोटेंशियल भी RMS ही दिया हुआ है। सवाल में अगर ये पॉइंट आउट ना करे तो, क्लियर है? अगर पॉइंट आउट ना करे तो, अगर पॉइंट आउट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में कुछ कंट्रीब्यूशन है। किसका कंट्रीब्यूशन है ना? देखिए, इन 1883 निकोला टेस्ला ने AC पे बहुत काम किया। इन्हीं का देन है आज हम लोग का जो घर में आराम से फैन चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। निकोला टेस्ला 1883 में इन्वेंटेड AC मोटर, AC जनरेटर एंड AC ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी।
आज हम लोग इलेक्ट्रिक कार में घूमते हैं, हम लोग स्कूटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैटरी लगा हुआ है। ये सब चीज़ का देन जो है ना निकोला टेस्ला का बहुत महत्वपूर्ण रोल था उनका इनमें, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री का बात है, ऑफलाइन बैचेस में ये डिस्कशन होता है, सबको पता है। इन 1883 निकोला टेस्ला इन्वेंटेड एसी मोटर, एसी मोटर बना दिया, इसके पहले डीसी मोटर था। एसी जनरेटर भी बना दिया, एसी जनरेटर बना दिया जहां से जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी। एंड एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब एसी करंट को हम एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से भेज सकते हैं, थ्रू वायर अभी भी जाता है, आपको पता है। तो ये सब निकोला टेस्ला का देन है, कंट्रीब्यूशन है एसी के फील्ड में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टर्म आता है बाबू, इंपीडेंस। क्या है? इंपीडेंस। एक आता है इंपीडेंस, एक होता है आपका, यहाँ पे हमने गलत नोट करा दिया है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। इंपीडेंस और एक होता है बाबू रिएक्टेंस, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। दिस इज व्हाट? रिएक्टेंस। दोनों एक ही लिखा गया था, ठीक है, सॉरी। तो ये इंपीडेंस है, ये आपका रिएक्टेंस है। इंपीडेंस पहले क्लियर कर लेते हैं। इंपीडेंस क्या होता है? द रेशियो ऑफ ईएमएफ अप्लाइड एंड करंट प्रोड्यूस्ड इज इन एन एसी सर्किट। आप कितना करंट, आप कितना ईएमएफ सप्लाई कर रहे हो डिवाइड बाय आपको कितना करंट मिल रहा है। आप उसमें किसी में भी पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो कितना ईएमएफ, बोले तो पोटेंशियल, एक ही बात है, कितना ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो किसी सर्किट में और वो सर्किट आपको कितना करंट प्रोड्यूस करके दे रहा है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकल करके आएगा आपका इंपीडेंस। इसका सिंबल होता है जेड, जेड इक्वल टू ई नोट बाई आई नोट होता है। ई नोट क्या है यहाँ? ईएमएफ अप्लाइड, और आपका आई नोट क्या है? आई नोट है आपका करंट प्रोड्यूस्ड, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है। ये IRMS नहीं है, ये VRMS, IRMS नहीं है, और ये आपका ERMS नहीं है। ई बोले तो भी एक ही तरह का बात है। पोटेंशियल बोलिए चाहे ईएमएफ बोलिए, पोटेंशियल अप्लाई कितना कर रहे हैं चाहे ईएमएफ अप्लाई कितना कर रहे हैं, और उस सर्किट से कितना आप करंट निकाल पा रहे हो, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? इंपीडेंस कहलाता है। और इसका यूनिट ओम होता है। आपने आज तक रेसिस्टेंस का यूनिट ओम पढ़ा है, और यहाँ पे इंपीडेंस का भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रिएक्टेंस की तरफ। रिएक्टेंस क्या है ना? रिएक्टेंस बोल रहा है द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ टू द फ्लो ऑफ एसी। कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने में अगर उस सर्किट में कोई इंडक्टर या कोई कैपेसिटर या दोनों मिलकर के कोई हिंड्रेंस, बोले तो कोई अवरोध, कोई रोक रहा है उस करंट को, उस एसी करंट को फ्लो होने में, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंस। जनरली अगर रेसिस्टेंस लगा होता है, बोलने का मतलब मान लीजिए कोई सर्किट है और कोई सर्किट में इस तरह का रेसिस्टर लगा हुआ है तो इस करंट को फ्लो होने में रोकता था, तो इसे हम क्या कहते थे? रेसिस्टेंस। रेसिस्टर लगा रहे तो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन अगर वहीं पे इंडक्टर लगा रहे और कैपेसिटर लगा रहे तो उसका नाम रेसिस्टेंस नहीं बोल के हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। एक बार और डेफिनेशन को देख लीजिए, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और कैपेसिटर और बोथ टू द फ्लो ऑफ एसी। अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा हो या दोनों लगा हो, जो करंट को फ्लो होने में रोकेगा उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंस। दो तरह का रिएक्टेंस होता है, एक तो इंडक्टर जो प्रोड्यूस करता है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट के इसका सिंबल है XL, और कैपेसिटर जो आपका हिंड्रेंस करेगा एसी सप्लाई में, एसी करंट को जो रोकेगा, कौन? अगर कैपेसिटर रोक रहा है इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों का सिंबल लिखा हुआ देखिए, इंडक्टर अगर हिंड्रेंस कर रहा है उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज XL, और कैपेसिटर अगर रिएक्टेंस, अगर हिंड्रेंस कर रहा है, अगर रोक रहा है करंट को, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? XL XC। इसके बारे में और डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे जब एसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? क्योंकि एसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी सर्किट को छोड़ के हम ये सब चीज छोटा मोटा जो चीजें हैं वो बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद एसी सर्किट को डील करेंगे। क्लियर है? उसके बाद इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है एसी जनरेटर, उसके बाद ट्रांसफार्मर भी है। तो एसी जनरेटर क्या है? देखिए क्या बोल रहा है, एसी जनरेटर क्या करेगा? एसी करंट जनरेट करेगा। एसी करंट जनरेट करेगा बोलिए, चाहे एसी ईएमएफ जनरेट करेगा बोलिए, ठीक है। तो क्या है ना, डिवाइस जनरेटिंग एसी माने अल्टरनेटिंग करंट हैविंग एलिमेंट्स मैग्नेट, आर्मेचर एंड ग्रेफाइट ब्रशेस, ईएमएफ इंड्यूस्ड थ्रू कॉइल। इस तरह से आराम से डेफिनेशन छोटा सा लिख करके आप ड्राइंग बना करके काम बना सकते हो। अगर डेफिनेशन पूछा व्हाट इज एसी जनरेटर,
बाकी इसका जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो थ्योरी है, इसका एसी जनरेटर का थ्योरी जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। भाई क्लियर बोल रहे हैं, इतना से काम नहीं चलेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ गया तो। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट देता हुआ चल रहा हूं कि ये कौन सा डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस जनरेट एसी अल्टरनेटिंग करंट हैविंग एलिमेंट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मैग्नेट होते हैं, देखिए ध्यान से, नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा हुआ एक मैग्नेट है। आर्मेचर है, आर्मेचर यहां पे ध्यान से देखिए स्लिप रिंग्स लगा हुआ है, और एंड ग्रेफाइट ब्रशेस। और इस स्लिप रिंग के साथ जो ब्रशेस लगा होता है ग्रेफाइट का, वो क्या करता है, ये जब कॉयल ये यहाँ पे बीच में एक एक्सल है और इस एक्सल के थ्रू ये कॉयल घूमता है। अगर ये घूमता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है थ्रू दिस कॉयल, और इस ईएमएफ को हम यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं या फिर यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये ईएमएफ कितना होता है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। वो क्या होता है ईएमएफ ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर सीरीज वाइज आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं तो वो आपके लिए बेटर होगा। चैप्टर 1 से चैप्टर आपका ये 7 है ना, 8 तक बना हुआ है, 7 में स्किप किया हुआ था। मैं आज ये स्किप नहीं कर रहा हूं, आज ये बना दे रहा हूं, अपलोड भी हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस वाइज देखें तो आपको रिवीजन करने में मजा भी आएगा। क्लियर है ना? तो इसके पहले जितने वीडियोस अपलोडेड हो चुके उसको प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से देख लीजिए। इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है? तो ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कौन क्या है। आई इक्वल टू क्या होता है सर, भी बाई आर होता है। यहाँ भी को ई बोल रहे हैं, ईएमएफ बोल रहे हैं, ई बाई आर हो जाएगा। और ईएमएफ का फॉर्मूला आपको क्या पता है ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आप क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए। क्लियर है? सो इट इज अ डिवाइस विच जनरेट्स एसी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? अब आगे आता है ट्रांसफार्मर। ये भी एक डिवाइस है, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है? तो क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ हाई एसी वोल्टेज फ्रॉम लो वोल्टेज एसी सोर्स। अगर एंड वाइस वर्सा, ये भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे लो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमको अप करना है, बढ़ाना है, या फिर अगर कहीं हाई वोल्टेज है उसको हमको डाउन करना है, लो करना है, तो ट्रांसफार्मर का यूज होता है। इसका मतलब सर ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है ना, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को अप करता हो। जितना वोल्टेज है, कम वोल्टेज है, मान लीजिए आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप वहां पे क्या लगा सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब कंस्ट्रक्शन कैसा है नहीं है ये आपको थ्योरी सेक्शन में जाकर देखना होगा, और इसका भी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एसी जनरेटर का, और उसी तरह से ट्रांसफार्मर का थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? उसी तरह से हम क्या बोल रहे थे, अगर आपको स्टेप अप करना, बोलने का मतलब अगर वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप लगाएंगे, अगर आपको वोल्टेज को डाउन करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे। क्लियर है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां पे काम क्या है ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज को क्या करना, अप करना या डाउन करने का काम है। यहां बोल रहे इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन हाई एसी वोल्टेज फ्रॉम लो वोल्टेज एसी सोर्स एंड और वाइस वर्सा। मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जा सकते हैं या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में आ सकते हैं। क्लियर है? अब इस ट्रांसफार्मर से निकलता है दो टॉपिक, एक है आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर और एक है आपका टर्न्स रेशियो। ठीक है? एक है आपका क्या, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर से एक छोटा मोटा सवाल निकल करके आता है, बनता है बहुत बार, तो ये भी आप ध्यान रख लेंगे तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो ये क्या होता है ना, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। एक बार चेक कर लेते हैं साउंड आप लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप क्लियर आ रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे एफिशिएंसी को नीटा बोलते हैं। नीटा क्या है ना, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, जैसे फ्लक्स लॉस, आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे ठीक से, फ्लक्स लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, ये सब जो लॉसेस होता है, थर्मल लॉस होता है, ये सब जो लॉसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। इसलिए मैंने यहां लिख दिया नीटा जो है ना 99% कैन इजीली बी अचीव्ड। 99% हम आराम से जो है अचीव कर सकते हैं इसका एफिशिएंसी को। तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। नीटा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी बहुत अच्छा से अचीव हो सकता है क्योंकि इसका लॉसेस बहुत कम होता है। एक और टर्म है आपका टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो, यहां से बिल्कुल एक सवाल बनता है, यहां से बिल्कुल सवाल बनता है। अगर ट्रांसफार्मर का थ्योरी नहीं आया तो छोटा मोटा सवाल पूछना चाहा तो यहां से पूछता है। यहां क्या लिखा हुआ देखिए, ईएमएफ
एस, ई एस बाई ई पी। ये क्या है? एस और पी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल भैया, ठीक है। ये सब आप पढ़े होंगे थ्योरी में, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये डिस्कस हो चुका है, यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूँ। प्राइमरी कॉइल होता है एक, सेकेंडरी कॉइल होता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर का ये हो गया आपका जो जिस पे वाइंडिंग होता है, जिस पे वाइंडिंग होता है, इस तरह से वाइंडिंग होता है, ठीक है। इधर से जो सप्लाई आया, बोले तो इनपुट सप्लाई आया इधर से, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिधर से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ध्यान से समझिएगा रेशियो को। तो क्या बोल रहा है ना, EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल, EMF इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय EMF इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू क्या होता है ना, करंट इन प्राइमरी कॉइल बाय करंट इन सेकेंडरी कॉइल। इनवर्स है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिधर करंट ज्यादा होगा उधर EMF कम होगा, क्लियर है। और एक चीज यहां पे देखिए ध्यान से, EMF किधर ज्यादा होगा, अगर सेकेंडरी में ज्यादा है तो करंट उसका कम होगा। इनवर्स है, बोलने का मतलब इनवर्स है, बोले तो एक ज्यादा तो एक कम। जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगा या EMF जिधर ज्यादा होगा उधर करंट कम होगा, उसी का वाइस वर्सा कर लीजिएगा। एक और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, नंबर ऑफ, इक्वल टू ही डाल देते हैं क्योंकि रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ध्यान इस बात का रखना है ट्रांसफार्मर बनाते टाइम, इंजीनियर भाई साहब, क्या ना, EMF अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा चाहिए होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी बेटर और मोर, मस्ट बी मोर। ध्यान से रखिएगा कि सेकेंडरी कॉइल में वाइंडिंग अगर ज्यादा है तो EMF उधर ज्यादा आएगा, प्राइमरी कॉइल में अगर ज्यादा है तो प्राइमरी कॉइल का EMF ज्यादा होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए कि कम वोल्टेज चाहिए, उस हिसाब से आप वाइंडिंग भी करेंगे। तो ये रेशियो बिल्कुल याद रखिएगा, ES बाई EP क्या होता है ना, IP बाई IS। मतलब S और P का इनवर्स होता है आपका P और S, बोले तो I, माने EMF जो होता है करंट का इनवर्स होता है। जिधर करंट ज्यादा उधर EMF कम होगा। जहां तक बात है नंबर ऑफ टर्न्स का, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उधर ज्यादा EMF, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उधर ज्यादा EMF। जैसे देखिए ES यहाँ पे NS है, यहाँ पे क्या है EP है, यहाँ NP है। और ये तीनों जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने K लिख दिया। जो भी है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। इसी को क्या बोला जाता है, टर्न्स रेशियो। अब आगे आ जाते हैं AC में और क्या बातें हैं। AC में आपको एक और चीज देखना है, क्या ना, पावर इन AC सर्किट। कोई ऐसी सर्किट है जिसमें आपका रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ये सब चीज अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले ये जानिए कि पावर भी तो होगा अगर उस तरह का सर्किट है। तो पावर कैसे निकालते हैं सर्किट का, P इक्वल टू लिखा हुआ है, जो वो पढ़ रहे हैं फिर बताते हैं, ERMS IRMS cos phi। क्या लगा हुआ है, ERMS IRMS cos phi। E का मतलब क्या है, EMF, पोटेंशियल बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। P इक्वल टू क्या होता है ना, VI cos phi। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं, P इक्वल टू पावर इन अ सर्किट, AC सर्किट क्या होता है, VI cos phi। क्लास 10 वाले बच्चे क्या करेंगे, पावर इक्वल टू V इंटू I। सर ये तो पढ़े हैं क्लास 10 में। तो अभी एक कंट्रोवर्सी भी कुछ दिन पहले चला था, मैंने यूट्यूब में देखा कि खान सर और पंकज सर के बीच में, जो भी था वो सब में आपको नहीं पढ़ना है, दोनों रेस्पेक्टफुल है हमारे लिए। लेकिन अगर हम कंसेप्ट वाइज देखें तो पंकज सर इज राइट, ठीक है ना। तो पावर इन AC सर्किट जो होता है क्या होता है, VI cos phi। ये cos phi क्या है, पावर फैक्टर है, जो अभी समझ में आएगा जब AC सर्किट हम बताएंगे, क्लियर है। तो ये पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर है जो भी है। ये भी कौन सा वैल्यू लेना है, RMS वाला वैल्यू लेना है। और ये करंट कौन सा वैल्यू लेना है, RMS वाला वैल्यू लेना है। सवाल है सर कौन सा वाला RMS, थोड़ा सा विजुअलाइज करवा दीजिए तो समझ में आएगा। भैया आपके घर में जो सप्लाई आता है ना, कितना आता है, 220 वोल्ट। आपके घर में कितना सप्लाई आता है, 220 वोल्ट। ये जो वैल्यू आप बता रहे हो ना, ये आपका VRMS है। ये कौन सा वैल्यू है, VRMS है। ध्यान रखिएगा, ये V नॉट नहीं है या V एवरेज या V मीन नहीं है, ये क्या है, VRMS है। तो वही वाला है भाई साहब, ठीक है, छोड़िए। तो ये क्या बोल रहे हैं, P इक्वल टू क्या होता है ना, VRMS IRMS cos phi। V बोलिए चाहे E बोलिए, तो VRMS बोलिए चाहे ERMS बोलिए, ERMS IRMS cos phi, क्लियर है। अब ERMS का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे आपको, क्या बताए थे, E0/√2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VRMS,
एक ही बात है, फिर बोल रहे हैं ई आर एम एस बोली चाहे वी आर एम एस बोली। वी आर एम एस क्या होता है? वी नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाई रूट टू। मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू बैठाया, ई आर एम एस का जगह ई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस का जगह आई नॉट बाई रूट टू, दोनों को मल्टीप्लाई किया कॉस फाई के साथ। क्या आंसर आया ना? 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। अब क्वेश्चन में दिया क्या है उस हिसाब से काम कीजिएगा। मान लीजिए सवाल में जो है पोटेंशियल दे दिया, बोले तो ईएमएफ दे दिया, आई दे दिया, बोले करंट दे दिया, और बताया नहीं कि क्या है, तो क्या बोले? थोड़ी देर पहले बताए कि अगर नहीं बताए तो क्या दिया हुआ है? आरएमएस वैल्यू ही दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला को लेकर के काम करेंगे। अगर आपको उसमें बोल दिया है कि जो पीक वैल्यू है ईएमएफ का वो समथिंग है और आई का पीक वैल्यू इतना है, तो इस फॉर्मूला से आप करेंगे P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ई नोट आई नोट कॉस फाई। या फिर आप डायरेक्ट करेंगे किस तरह से? आरएमएस वैल्यू का यूज करके P इक्वल टू ई आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई। और कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर है, वो हमेशा दिया रहेगा सवाल में। और डिटेल में अगर अभी जाएंगे सर्किट जब पढ़ेंगे, तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। एसी सर्किट जो मेन टॉपिक है अभी बचा हुआ है, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए एसी सर्किट। एसी सर्किट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसा सर्किट है, एसी सर्किट है जिसमें सिर्फ रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई सर्किट जिसमें सिर्फ क्या लगा हो? रेसिस्टर लगा हुआ हो और एसी सोर्स से आपको जोड़ दिए, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सोर्स मान लीजिए जो पोटेंशियल दे रहा है, और ये पोटेंशियल क्या है ना? V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। मैंने यहाँ एरो कर दिया, तो आप इसका मतलब ये मत सोचिए कि इधर ही खाली जा रहा है। हमें किसी इंस्टेंट पे मान सकते हैं कि इधर जा रहा, वो आपको पता है हर टाइम जो है एक अल्टरनेट टाइम पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या है ना? वी नोट साइन ओमेगा टी अगर है, यहाँ पे सप्लाई क्या है ना? V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी ही होगा। जो इस रेसिस्टर पे करंट जाएगा वो कितना जाएगा? I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिएगा, ये जो ओमेगा टी है और यहाँ जो ओमेगा टी है दोनों सेम है, और इसे कहा जाता फेज। क्या कहा जाता है? फेज। और दोनों जगह सेम है, इसीलिए कह रहे हैं सेम फेज। क्या है ना? सेम फेज में होता है। जिस फेज में करंट चलता है उसी फेज में आपका पोटेंशियल भी चलता है। बोलने का मतलब अगर हम ग्राफ भी बनाएं तो क्या बना सकते हैं कि ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम करंट का ग्राफ बना दिए, ठीक है। और पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे ना? V इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? आई आर। तो करंट से बड़ा होगा V बाई आर होगा, ठीक है। तो इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर। अरे सर ये सेम फेज का मतलब क्या है? अरे सेम फेज का मतलब ये जो पॉइंट्स कट रहे हैं ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल रहे थे ओमेगा टी, वो सेम आना चाहिए। लेकिन ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये V के लिए बनाया, और ये जो ग्राफ बनाया आपका I के लिए बनाया। ये V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। फेज सेम है, लेकिन V हमेशा I से ज्यादा होता है। आपको भी पता है V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं I इक्वल टू क्या होता है ना? V बाई आर। तो V हमेशा ज्यादा होगा I से, I इक्वल टू होता V बाई आर, ठीक है। इसीलिए इस तरह का ग्राफ बना रहे हैं। जो भी हो, आप लोग फेजर वगैरह, वेव वगैरह ये सब बनाए होंगे क्लास में, थियोरेटिकल क्लासेस में। हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी सर्किट कैसा हो, रेसिस्टिव सर्किट हो, सिर्फ रेसिस्टेंस लगा हुआ हो सर्किट में, तो क्या होता है? V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों क्या होता है? सेम फेज होता है। और यहाँ पे जो फेज लिखा जाता है उसको फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई। फाई क्या है आपका? जीरो है, मतलब कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। तो फेज डिफरेंस अगर जीरो है, तो अभी हमने बोला था पावर फैक्टर कॉस फाई। क्या था? पावर फैक्टर आपका कॉस फाई। तो कॉस फाई की जगह जीरो बैठाइएगा तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पावर क्या होता है ना? पावर का फॉर्मूला आपने देखा क्या होता? पावर का फॉर्मूला सर ना 1/2 वी नोट है, ई नोट लिखे थे सर, कोई बात नहीं, ई नोट लिखिए, ई नोट आई नोट कॉस फाई। इस तरह से पढ़े थे। एक और फॉर्मूला था सर ना, क्या था ना? आपने बताया था आई आर एम एस हो और वी आर एम एस हो और कॉस फाई हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये P का फॉर्मूला आपने दोनों देखा है, ठीक है ना। व्हाट्सएवर हम अगर इस फॉर्मूला में cos फाई का वैल्यू बैठाएं, फाई नॉट नहीं, cos फाई का वैल्यू बैठाएं, कितना है? 1 है। तो ये पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए ना, 1/2 ई नोट आई नोट, वही लिखा हुआ। पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वी नोट आई नोट बाई 2, या फिर 1/2 ई नोट आई नोट।
ई नोट बोलिए चाहे वी नोट बोलिए, बात बराबर है। ध्यान रखिएगा रेसिस्टिव सर्किट में करंट क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है, दोनों सेम फेज में चलता है भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं देखिए ना, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट और वोल्टेज कैसा है, सेम फेज में साथ साथ चल रहा है भाई लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट का मतलब ना ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ हो, ना ऐसा कोई एसी सर्किट जिसमें सिर्फ क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा। बैटरी नहीं है भाई, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखा रहे हैं हम। कैपेसिटर का सिंबल इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है, अगर हम मान ले V इक्वल टू क्या है ना, V नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, तो I क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा देखिए लिखा हुआ I नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू बोले तो यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। करंट क्या हुआ 90 डिग्री, पाई बाई टू मैंने 90 डिग्री आगे चला गया। यहाँ पे फाई क्या हो रहा है ओमेगा टी, और इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, पाई बाई टू दैट इज 90 डिग्री। और अगर कॉस फाई, फाई की जगह 90 डिग्री बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो पावर क्या हो जाएगा, अगर पावर का फॉर्मूला में कॉस फाई है तो वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो पावर क्या होता है, 0 होता है इन कैपेसिटिव सर्किट। ध्यान से, इसमें नहीं होता, रेसिस्टिव सर्किट में पावर होता है भाई, लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में पावर नहीं होता है। पावर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे करंट आगे बढ़ रहा है कि पोटेंशियल, सर करंट 90 डिग्री आगे है तो क्या लिख रहे हैं, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू। पाई बाई टू मैंने 90 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरह से दे, अगर रेडियन में दिया रहे तो पाई बाई टू से सॉल्व कीजिएगा, अगर आपका डिग्री में दिया हुआ तो डिग्री से सॉल्व कीजिएगा। वो तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब आगे और बढ़ते हैं, ये कैपेसिटिव सर्किट का बात हुआ। इसी तरह से इंडक्टिव सर्किट, अगर कोई सर्किट इस तरह का है और क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो। इंडक्टर क्या होता है सर, एक तो सोलिनॉइड लगा दी, अरे वही छोटा सा सोलिनॉइड इंडक्टर है। इंडक्टर का काम करता है, आपको पता है, करंट को क्या करता है, करंट को रोकता भी है और आगे बढ़ाता भी है। आपका करंट कैसा इस बात पे डिपेंड करता है। अगर करंट आपका बढ़ता हुआ है तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको घटा देगा, और अगर आपका करंट बढ़ता हुआ है, सॉरी घटता हुआ है, तो उसका करंट को सपोर्ट कर देगा, बढ़ा देगा। इंडक्टर का वही काम। चलिए बैक टू द पॉइंट। इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, अगर पोटेंशियल क्या हो ना, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टू, तो क्या हो जाएगा I ना I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ध्यान से, करंट क्या हो जाता है ना, पीछे आ जाता है, कितना 90 डिग्री पीछे आ जाता है। I क्या हो जाएगा ना, I नॉट साइन ओमेगा टी, फेज जितना है उतना लिखिए, माइनस पाई बाई टू कर दीजिएगा। करंट पीछे आ जाता है तो फाई क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, पाई बाई टू। कॉस फाई, फाई की जगह 90 डिग्री बिठाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर कॉस फाई 0 तो पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमने लिख दिया है करंट क्या होता है, लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू, मतलब करंट पीछे रह जाता है, वोल्टेज आगे बढ़ जाता है। दोनों में से कोई भी बोलिए कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई टू या करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू। करंट यहां पीछे हो गया भाई साहब। चलिए, ये तो रहा रेसिस्टिव, बोले तो इस तरह से बोला जाता है। ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है। माने इस सर्किट में कोई और मिक्सचर नहीं है, सिर्फ रेसिस्टर या सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर। अब हम लोग मिक्स कर रहे हैं सर्किट को यहाँ पे आरसी सर्किट, माने कोई ऐसा सर्किट है जिसमें, और वो भी सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस में आपका सीरीज वाला ही है। ये आप मान लीजिए एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर को सीरीज में आप एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिए और इसको एक एसी सोर्स से जोड़ दिए। यहाँ पे भी कितना है ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो करंट बोल रहा है भाई क्या होगा, करंट क्या होगा, इसमें क्या होगा ना सर, सेम फेज में होता है। इसमें क्या होगा ना, कैपेसिटर में क्या होता है सर ना, करंट लीड कर जाता है 90 डिग्री। लेकिन यहां बात हो रहा होल सर्किट का, इसका बारे में सिर्फ अगर बात करें तो हमको पता है क्या करेगा सर, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या होगा ना, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में। यहाँ कैपेसिटर में क्या होता है ना, करंट लीड कर जाता है सर, करंट आगे बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है ना, पाई बाई टू बढ़ जाता है। लेकिन अब अगर दोनों को एक साथ डिस्कशन करें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लीड करेगा ना साथ में चलेगा। क्लियर है। तो हम नहीं कह सकते अगर, तो हम बस क्या लिख रहे हैं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई क्या होगा, फेज डिफरेंस है, तो ये फेज डिफरेंस निकालना होगा, आपको सॉल्व करना होगा, इक्वेशन सॉल्व करना होगा। क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई होता है। फाई कैसे निकालेंगे, तो फाई निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए, क्या निकाल रहे हो आप, 10 फाई। यहाँ फेजर बनाना पड़ेगा, बहुत भयानक, ठीक है। यहाँ फेजर बनाना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ रेसिस्टर इस तरह से होता है, जिधर रेसिस्टर उधर ही करंट होता है। इधर आप क्या करते हैं ना, कैपेसिटर में करंट लीड कर जाता है, तो यहाँ पे एक्सेस ही होता है, नीचे एक्सेल होता है। ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे फेजर वेजर में, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं।
हम सीधा सीधी बात कर रहे हैं, मुद्दा का रिवीजन होना चाहिए आपका। क्लियर? अभी देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या है ना, फाई लिख दिया, और फाई कहाँ से निकालेंगे, टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर। 1 बाई ओमेगा सी क्या है रे, 1 बाई ओमेगा सी क्या है, एक्स सी है। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी। और टेन फाई क्या होता है ना, टेन फाई बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी, और इसी में आर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये है आपका टेन फाई समझ में आ गया, ये आपका एक्स सी समझ में आ गया। ये जेड क्या है आपको बताए थे अभी लास्ट स्लाइड में, क्या था, इंपीडेंस। इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या है सर्किट में, सर एक ठो कैपेसिटर है और इसमें एक ठो रेसिस्टर है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस आर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, ये कैसे निकालेंगे, तो इंपीडेंस निकालने का तरीका क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखने से नहीं होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखना होगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी बोलते हैं, और रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस होता है आर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस जेड। यहाँ लिखा हुआ किस तरह से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ आर है और एक्स सी है, रूट लगाइएगा, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या होता है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इस तरह से जेड निकाल सकते हैं आप। जेड क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको आई नोट का जरूरत है, ये पीक वैल्यू का जरूरत है। आई नोट कैसे निकालेंगे ना, ई नोट बाई जेड। ई नोट बाई जेड क्या है, अरे सप्लाई जो दिया हुआ रहेगा ना, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, या भी इक्वल टू भी नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट बोलो चाहे भी नोट बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ पे ई नोट लिख दिया, कहीं कहीं थोड़ा दिक्कत हो गया है, आप समझ रहे होंगे, क्लियर कर रहे हैं हम। आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ई नोट बाई जेड। जेड कहाँ से निकाले, ये इंपीडेंस यहाँ से निकाले, क्लियर हो गया। अब बात आता है सर इसका पावर फैक्टर क्या होगा, ऐसा सर्किट का पावर फैक्टर क्या है। रेसिस्टर का पावर फैक्टर तो हमने देख लिया, इंडक्टर कैपेसिटर का पावर फैक्टर भी 0 होता है, देख लिया, इंडक्टर का 0 देख लिया। लेकिन ये जो सर्किट है इसका पावर फैक्टर क्या होगा ना, इसका पावर फैक्टर निकालने का तरीका कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है। क्या, आर बाई जेड। आर क्या है ना, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, और जेड क्या है, इंपीडेंस। आप यहां से निकाल चुके हो, इसको बैठाइए, आंसर निकाल दीजिए। क्लियर है। एक बात और, यहाँ पे जो करंट होता है, ये जो करंट होता है पोटेंशियल से लीड करता, मतलब करंट आगे रहता है, करंट लीडिंग लिख दिए है आप, बढ़िया से इसको नोट बना। अच्छा, आप लोग शायद नोट बनाए नहीं है या स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे ना। आप लोग पहले एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे पहले कि मैं मिटाऊं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोले ना, अगर आरसी सर्किट है तो करंट क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा। कैसे ना, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अब आपको बात कर रहे हैं एल आर सर्किट। एल और आर है, क्या लगा हुआ है, एल है और आर है। एल बोले तो इंडक्टर है, और क्या है, रेसिस्टर है। एल और आर सर्किट है, एल और आर सर्किट है। ऐसा कोई सर्किट है, ऐसी सोर्स से जोड़ दिया गया है, ऐसा सर्किट है। एल के बारे में इंडिविजुअली हमने बात कर लिया, यहाँ पे आर के बारे में इंडिविजुअली बात कर लिया। आप दोनों को मिक्स कर दिया तो किस प्रकार का करंट होगा। पोटेंशियल जो सप्लाई है ई इक्वल टू इस तरह से लिखिए, या भी इक्वल टू लिखिए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये सप्लाई हमने दिया है मान लीजिए। तो आपका करंट क्या होगा इसका बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, आई नोट इक्वल टू क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये फाई क्या है ना, फेज का डिफरेंस। क्या फेज का डिफरेंस होगा, निकालना होगा। कहां से निकालेंगे ना, टेन फाई से, यहाँ टेन फाई से। और इस सर्किट में टेन फाई किस तरह से निकलेगा ना, टेन फाई इक्वल टू होता है आपका, टेन फाई इक्वल टू होता है आपका ओमेगा एल बाई आर। ध्यान से, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ जो चीज है आर है और यहाँ पे एक्स एल है, और एक्स एल का वैल्यू क्या होता है ना, ओमेगा एल होता है। ठीक ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। एक्स सी का वैल्यू मैंने क्या बताया था, 1 बाई ओमेगा सी, और एक्स एल का वैल्यू क्या हो रहा है, ओमेगा एल। तो बस बात समझ रहे हो। एक्स सी का जब था तो टेन फाई कैसे निकालते थे, 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर, नीचे ही आर होता था। अब एक्स एल है तो अब आप टेन फाई कैसे निकालेंगे, टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। वही चीज लिखा हुआ है, ओमेगा एल डिवाइड बाई आर। तो ये तो आप निकाल लीजिएगा फाई। इस तरह से फेजर का इस्तेमाल कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, फॉर्मूला यूज करने से बेटर फेजर का इस्तेमाल करना। लेकिन चूंकि है तो मेरा काम है रिवाइज कराना। इस वीडियो के थ्रू आपको रिवाइज पूरा करा देंगे, पूरा चैप्टर का, इस बात का गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग बस लाइक बढ़िया से करके जाइएगा वीडियो को, और सर्कुलेट कर दीजिएगा फ्रेंड्स में वीडियो को। ठीक है, अब आता है इंपीडेंस जेड। जेड क्या होता है आपको पहले से पता है, क्या है ना, आर स्क्वायर प्लस, अब सर्किट में क्या लगा हुआ, आर और एक्सएल, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक्सएल कैसे निकालते हैं, ओमेगा एल, यहाँ पे बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आई नोट कैसे निकालेंगे, ये वाला आई नोट ना, ई नोट बाई जेड, और यहाँ का जेड डिफरेंट है। देखिएगा यहाँ का जेड क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ का जेड क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर।
वैल्यू को बैठाइए, निकालिए। उसी तरह से अगर cos फाई निकालना है, अगर फाई निकल गया तो cos फाई निकालना बहुत बड़ी बात है नहीं, बाकी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। cos फाई बराबर क्या होता है, r बाई जेड। यहाँ पे भी क्या था, cos फाई इक्वल टू r बाई जेड। यहाँ का z का वैल्यू अलग था, वहाँ पे z का वैल्यू अलग है। यहाँ पे देखिए z का वैल्यू इसको डालिएगा आप, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सर्किट आरसी है तो करंट लीड करता है, अगर सर्किट एलआर है तो वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज इज लीडिंग, वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। भाई साहब कितना पीछे रहेगा ना, फाई पीछे रहेगा। फाई निकालिएगा, कितना पीछे और कितना आगे देखना होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं एलसी सर्किट का, एल और सी को मिलाएंगे। अब ये आपका, मैं कह सकता हूं आपको एलसी ऑसिलेशन जो है पढ़ना था, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन हट चुका है, तो ये तो आप डिलीट हो चुका है, लेकिन चूंकि है तो मैं बता देता हूँ, ये डिलीट हो चुका है। आप लोग इसको रिवाइज नहीं भी करें तो चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, एलसी बोले तो यहाँ पे आपका इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इसको सोर्स से जोड़ दिए, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं क्या है ना, पोटेंशियल इक्वल टू क्या है ना, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये सप्लाई है आपका। तो करंट क्या होगा, तो करंट कह रहे हैं आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई टू। प्लस माइनस लिखने का मतलब भाई आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। करंट लीड भी कर सकता है, करंट लैग भी कर सकता है, और कितना कर सकता है, 90 डिग्री, इसलिए पाई बाई टू क्लियर कर रहे हैं। क्लियर है। करंट लीड भी कर सकता है, आइदर वोल्टेज और करंट लीडिंग, कोई भी लीड कर सकता है, करंट भी लीड कर सकता है या वोल्टेज भी लीड कर सकता है, इसीलिए प्लस माइनस हमने लिखा है यहाँ पे। क्लियर है। जेड इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट, असल में जेड इक्वल टू क्या होता है, जो आप एलसीआर यहाँ पे एलसीआर में पढ़ेंगे वो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे है क्या सर्किट में, यहाँ पे सर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तो इसके पास क्या है ना, एक्स एल, इसके पास एक्स सी, इस तरह का रिएक्टेंस है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका यूज कैसे करेंगे ना, हम लोग एक्स जनरली जेड लिखते हैं, इंपीडेंस, जेड इंपीडेंस इक्वल टू क्या होता है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्सएल माइनस एक्सी, हाँ एक्सएल माइनस एक्सी। क्यों, जब आप फेजर बना रहे होंगे ना तो आपको ध्यान होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, इधर रेसिस्टेंस है, इधर क्या है एक्सएल है, इधर क्या है एक्सी है, इधर भी हो सकता है, ऊपर और नीचे इस तरह से नहीं देखिएगा, ठीक है। करंट हम इधर बना दिए हैं, करंट, अच्छा करंट लीड कहाँ करता है, एक्सी में ना एक्सएल में, तो यहाँ देखिए करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू कैपेसिटी में, तो यहाँ पे एक काम कीजिए, एक्सी लिख दीजिए, यहाँ एक्सएल लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों ऊपर और नीचे, तो यहाँ इंपीडेंस निकालने का तरीका क्या होगा, ये तो गायब हो गया सर्किट से, अब तो रेसिस्टर है ही नहीं, कौन सा सर्किट है, एल और सी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह से निकालते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी निकालते हैं, इसीलिए जेड इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एक्सएल माइनस एक्सी। वहाँ रूट वूट जो है ना सब हट गया, आपको वैसे आएगा नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि फेजर बनाइएगा, ये गायब हो गया तो ये दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, अब दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा। अब बोले सर एक्सएल ही क्यों आगे, एक्सी क्यों पीछे, हम क्या कह रहे हैं, एक्सएल भी पीछे हो सकता है, आगे भी हो सकता है भाई। अब देखिएगा कौन ज्यादा कौन कम है, ये तो एग्जाम में, ये तो क्वेश्चन पेपर बताएगा कि कौन ज्यादा कौन है, आपको सिंपल ज्यादा से कम को माइनस कर देना, घटा देना, ठीक है। फेज का डिफरेंस क्या होगा ना, प्लस माइनस पाई बाई टू बोले हैं, मतलब 90 डिग्री। अगर फेज 90 डिग्री है तो पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस फाई, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस फाई आपका क्या हो जाएगा, कॉस फाई आपका 90 डिग्री बैठाने से क्या हो जाता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर cos 90 डिग्री, cos फाई अगर 0 हो गया, पावर फैक्टर अगर 0 हो गया तो पावर 0 हो जाएगा। और फिर शुरू में ही कह दिए हैं यहाँ पे वोल्टेज भी लीड कर सकता है या करंट भी लीड कर सकता है, कोई भी आगे हो सकता है। ये आपका सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया आपके सामने। चलिए अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका सिलेबस में है और अच्छा खासा वेटेज रखता है हर साल, या तो थ्योरी आएगा, थ्योरी जनरली नहीं आता है, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। क्या है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट बोले तो इसमें क्या क्या है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है, और ये माता भी है, आपको पता होना चाहिए ये माता है। जो वोल्टेज सप्लाई होता है ना सबको ध्यान रखता है भाई, सबके पास जाता है। और ये क्या है ना, इसमें होगा एक्सएल, इसमें क्या होगा एक्सी, और ये है आर, कोई दिक्कत है, ठीक। अब इसका किस तरह से निकालेंगे ना, निकालने का तरीका तो फेजर है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं। क्या आई नोट क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई क्या है, सप्लाई वही चीज है, ई इक्वल टू क्या है ना, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है। तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा ना, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। हमको नहीं पता कितना आगे होगा कितना पीछे होगा, समझ रहे हैं कि करंट आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, और कितना आगे होगा और कितना पीछे होगा वो भी नहीं बता सकते इसमें, वो तो फाई कैलकुलेट कीजिएगा तो समझ में आएगा। क्लियर है। इसका इंपीडेंस किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे सर्किट में सब कुछ है,
तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, इसको रट मत लीजिएगा कि एक्सएल माइनस एक्सी ही होगा, जरूरी नहीं है, एक्सी माइनस एक्सएल भी बैठाइएगा तो सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो क्या होता है, जेड इंपीडेंस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट अंडर 10 फाई, यहां से निकालेगा फाई, तो फाई कैसे निकालेंगे, 10 फाई इक्वल टू क्या होता है, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, क्या होगा, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। यहीं से सारा गेम है भाई, यहीं पे सारा गेम है, क्योंकि इसके बाद एक नया टॉपिक जनरेट करता है कि एक्सएल ज्यादा है कि एक्सी ज्यादा है कि बराबर है। ठीक है, एक्स एल और एक्स सी फेजर में आपने देखा अभी थोड़ा देर पहले, इधर आर होता है, इधर अगर एक्स एल हमने बनाया है, इधर अगर एक्स सी बनाया है, तो इसका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट हम अगर मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि आपका एक्स एल ज़्यादा है एक्स सी से, तो रिजल्टेंट दोनों का इधर ही होगा, इसको मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, एक ही तरफ बना दी। इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर होगा, और इसका रिजल्टेंट जेड, इसी को बोलते हैं। और जेड को कैसे निकाला जाता है ना, सिंपल आपको बता रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर का रूट अंडर लगा दीजिए, वेक्टर लगा दिए हम। 10 फाई कैसे निकलता है ना, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर, ये रहा फाई होता है भाई, देख लो 10 फाई इक्वल टू क्या होता है, 10 फाई इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी माने इसके सामने वाला, इसके सामने कुछ होना है लेकिन ये वाला है, पी बाई बी तो आर है, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। अब यहाँ कंफ्यूजन है, ये तो आपने मान लिया है तो मानने वाला चीज को आपको फिजिक्स में प्रूव करना पड़ता है, यहाँ माना मानी तो कुछ होता नहीं, केमिस्ट्री तो है नहीं भाई। ठीक है, तो आप इसमें से 3 कंडीशन निकालते हो, एक्सएल ज्यादा कि एक्सी ज्यादा, कभी एक्सी ज्यादा हो जाएगा एक्सएल कम हो जाएगा, और कभी एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा। मैं ये 2 टॉपिक आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग डिटेल में इस चीज को थ्योरी में पढ़िएगा। बाकी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट केस है एक्सएल इक्वल टू एक्सी है। इससे पहले मैं बता दूं, आई नोट यहां से कैसे निकालेगा ना, ई नोट बाई जेड, सब में जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। जेड का वैल्यू यहां पे इस तरह से निकलेगा, बस सब में जेड का वैल्यू का निकालने का तरीका अलग अलग है। अब बात करते हैं, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो गया, बोलने का मतलब एक्सएल और एक्सी बराबर का मतलब ना सर, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर दोनों बराबर हो जाए का मतलब क्या ना, 1 बाई सॉरी एक्सएल का मतलब होता है ओमेगा एल बराबर एक्सी का मतलब होता है 1 बाई ओमेगा सी। अगर ऐसा हो जाए तो क्या कमाल होगा, इस ओमेगा को यहां लाइए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और 1 बाई एल सी, दिख रहा है सबको ना। उसके बाद देखिए यहां से निकल जा रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर एल सी हो जाएगा। लेकिन ये जो ओमेगा है ना, इसका एक नया नाम दे दिया गया है। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका एक नया नाम है, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में साउंड बहुत क्लियर आता है, चाहे किसी का भी गाना सुनिए। ठीक है, इसके आगे या इसके पीछे अगर ट्यूनिंग सेट किए हुए हैं रेडियो में आप, तो आपको क्लियर आवाज सुनाई नहीं देगा, या तो एक साथ 2-3 आवाज गाना सुनाई देगा। जो भी हो वो सब चीज आप थ्योरीज में बढ़िया से पढ़े होंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है जहां जो सिग्नल है वो क्लियर मिला हुआ है, और ये सब चीज आपने कर्व वगैरह भी पढ़ा होगा, रेजोनेंट कर्व वगैरह। लेकिन आपका जो मेरा जो पर्पस है रिवीजन कराने का, सारे फॉर्मूला सारे टॉपिक्स दिमाग में बैठ जाने का, तो सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कब होता है ना, जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाता है। बोले तो ओमेगा एल और ओमेगा सी बराबर हो जाता है। इसी को हम एक नया नाम दे रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर एल सी। कैसे आया अभी दिखाए थे आपको, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर रिवाइज करने में मजा आ रहा है, अगर आप लोगों को और भी इस तरह का केमिस्ट्री में वीडियो चाहिए, फिजिक्स में वीडियो चाहिए, सर ट्रिक्स चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।